बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं प्रोग्राम न्यूज़ फीड। मैं हूं मुर्तज़ा डार। प्रोग्राम में आज बात करेंगे सुप्रीम कोर्ट में होने वाली डेवलपमेंट्स के हवाले से। पहले तो 9 रुकनी बेंच बनाया गया प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल के हवाले से। आज जो है वो केस की समाअत हुई। सिविलियन कोर्ट्स की मौजूदगी के अंदर फ़ौजी अदालतों के अंदर ट्रायल नहीं हो सकता, ये इस्तदा थी आज, जिसके ऊपर 9 रुकनी बेंच बना। 9 रुकनी बेंच के अंदर से 2 जज साहिबान ने केस में या उस बेंच में बैठने से माजरत कर ली। जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा साहब और जस्टिस तारिक साहब ने इससे अलहदा होना बेहतर समझा। इसके हवाले से उन्होंने अपने राय का इजहार किया। बहरहाल उसके बाद 7 रुकनी बेंच जो है उसकी फॉर्मेशन हो गई। चीफ जस्टिस साहब ने फॉर्मेशन की। केस के हवाले से आज समाअत का आगाज़ हुआ। मुख्तलिफ दलाइल पेश किए गए। जज साहिबान की जानिब से, ऑनरेबल बेंच की जानिब से मुख्तलिफ सवालात थे जिसके हवाले से इस्तफसार किया गया। जो वकला थे उनसे आज हम जानने की कोशिश करेंगे कि सबसे पहले तो इस बेंच की फॉर्मेशन, उसके बाद उसका 9 रुकनी बेंच का टूट जाना, फिर 7 रुकनी बेंच बन जाना, फिर केस की समाअत होना और फर्दर जो है क्या पॉसिबिलिटीज़ हो सकती हैं, ये किसकी जानिब जो है, ये किस समत में जो है वो केस बढ़ता हुआ दिखाई देता है। गुफ्तगू का बाकायदा आगाज़ करते हैं। प्रोग्राम जो ज्वाइन कर रहे हैं नवीद मलिक साहब, सदर हैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार एसोसिएशन के। वेलकम टू द शो मलिक साहब। मलिक साहब, सर सबसे पहले तो मैं आपकी राय जानना चाहता हूँ, जो 9 रुकनी बेंच है, स्पेसिफिकली मेरा सवाल है 9 रुकनी बेंच का बनना, 2 जज साहिबान का उससे अलहदा हो जाना और फिर 7 रुकनी की फॉर्मेशन हो जाना, इस पे क्या ओपिनियन है आपका सर? देखें जी, बेंचों की जो फॉर्मेशन है उस हवाले से आपको पता है पिछले कई दिनों से ये डिस्प्यूट चला आ रहा है और सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट भी जो है वो इसी हवाले से पास किया गया। तो आज जो ऑनरेबल जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा साहब थे वो और जस्टिस तारिक साहब, उन्होंने इसी बुनियाद पे कि जब तक सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट के हवाले से केस ज़ेर समाअत है उसका जो फैसला नहीं हो जाता, तब तक उनको बेंचों की फॉर्मेशन पे एतराज है, लिहाजा वो इस बेंच का हिस्सा नहीं बनना चाहते। इस हवाले से उन्होंने ये एतराज करते हुए उस बेंच से उठ के चले गए। तो बाकी जो है उसके बाद फिर चूंकि अभी तक जो है ऑनरेबल चीफ जस्टिस साहब का इख्तियार है कि वो बेंच बनाए, उन्होंने उनके जाने के बाद फिर 7 रुकनी बेंच जो है वो तश्कील दिया, जो इस केस की जो है वो अभी भी ताहाल समाअत कर। अच्छा मलिक साहब, एक ये फरमाएं, आप देखें एक प्रीहेम्प्ट कर सकते हैं हम चीज़ को कि ज़रा जो कोई भी फैसला आएगा इसमें एक तो ज़रा पार्टी खुश होती है कि नाराज़ होती है, लेकिन इस बेंच की फॉर्मेशन जो 7 रुकनी की गई है उस पर भी एतराज़ात उठाए जाएंगे। मैं जानना चाहता हूँ, अभी चूँकि पहला दिन था समाअत का इस केस के हवाले से इस बेंच की, तो इस बेंच की फॉर्मेशन आपके ख्याल से, आपकी राय में, आपके मुताबिक, कानून के मुताबिक ये लॉफुल है? इस बेंच की फॉर्मेशन में तो कोई मसला या कोई कबाहत या कोई गैर कानूनी चीज़ तो नहीं है? क्या है? देखें, सुप्रीम कोर्ट रूल्स के मुताबिक तो ऑनरेबल चीफ जस्टिस साहब का इस वक्त भी चूंकि अमेंडमेंट नहीं हुई और जो अमेंडमेंट हुई वो एक्ट बनने से पहले ही चैलेंज हो गई और उस पर रिस्ट्रेनिंग ऑर्डर जो है वो इस वक्त भी इन फील्ड है। तो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के जो चीफ जस्टिस साहब हैं उनको ये इख्तियार है कि वो बेंचों की फॉर्मेशन कर सके, लेकिन जो काफी अरसे से जो सुप्रीम कोर्ट में जो डिवीजन का तासर आ रहा है कि कोई 7 जज एक साइड पे है या 6 जज एक साइड पे है, और इस तरीके का जो तासर अवाम में भी और वकला कम्युनिटी में भी है, उसको ज्यादा तकवीत मिल रही है इस बात से कि फिर वही उसी तरह का बेंच जो है वो बनता है और उसी तरह के जो फिर वो डिसीजन आते हैं। तो इस हवाले से जरूर ये इम्प्रेशन जरूर है वकला कम्युनिटी में भी और अवाम में भी। ठीक है। अच्छा, अब मुझे ये फरमाएं सर मलिक साहब कि ये आज जो फिर 7 रुकनी बेंच ने समाअत की है, इसमें जो रिमार्क्स जज साहबान ने, बेंच के जो थे मोअज़्ज़ज़ जज साहबान, उन्होंने जो पास किए, फिर जो जिन लोगों ने एप्लीकेशन फ़ाइल की थी वो वकला, फिर उनका बाहर आना, आके मीडिया से बात करना, मैं खोसा साहब और उनकी बात कर रहा हूँ, चौधरी साहब की, केस की फर्स्ट डे की हियरिंग पे क्या ऑब्जर्वेशन है आपकी, जस्ट ऑन द रिमार्क्स? देखिए, अभी तो स्टार्टिंग है, देखें सब जुडिस है इस वक्त सुप्रीम कोर्ट में ये केस, देखें सुप्रीम कोर्ट इसमें क्या डिसीजन करती है। लेकिन इस हवाले से जो नॉर्मली आर्मी एक्ट 1952 है जिसके तहत वो कहते हैं कि जो सिविलियंस को ट्रायल नहीं किया जा सकता, तो इस पे तो पहले भी मिसालें मौजूद हैं। देखें 21st अमेंडमेंट एक्ट जो है 2015 में जब आया तो वहां पे जो सेंट्रल गवर्नमेंट है उसने ये एक्ट में ये कहा कि जो आर्मी कोर्ट्स है वो उन सिविलियंस को जो इनसिक्योरिटी या थ्रेट या दहशतगर्दी में मुलव्वस है उनको वो ट्रायल कर सकते हैं, और उस वक्त भी उस एक्ट को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया गया।
और सुप्रीम कोर्ट की रिपोर्टेड जजमेंट है PLD 1995 सुप्रीम कोर्ट पेज 991। और उस वक्त सुप्रीम कोर्ट ने जो वो सेंट्रल जो गवर्नमेंट की लेजिस्लेशन थी आर्मी कोर्ट्स में सिविलियंस के ट्रायल के मुताल्लिक, उसको जस्टिफाइड करार दिया। उन्होंने कहा कि मुल्क में ऐसी सूरत हाल है, इनसिक्योरिटी है, दहशतगर्दी है, लिहाजा सिविलियंस का जो ट्रायल है मिलिट्री कोर्ट्स में वो जस्टिफाइड इन हालात में। तो ये तो अभी मिसालें भी मौजूद हैं, लेकिन आप देखें इस सूरत हाल में आगे सुप्रीम कोर्ट लेकिन जो जिन्होंने दरख्वास्त दायर की है वो तो कहते हैं जी ऐसा कोई कानून नहीं है, ये नहीं हो सकता और ये होना नहीं चाहिए। उन्होंने इसके हवाले से बहुत सारे दलाइल पेश की, मैं ज़ाहिर है कि करके उसकी डिटेल में नहीं जा सकता, टाइम मुख्तसर है। आप उनके दलाइल के बारे में क्या कहेंगे? किसके हवाले से? जो दलाइल पेश किए दरख्वास्त गुजारों ने आज। देखिए, बड़े मुल्क के सीनियर तरीन कानूनदान है एतजाज हसन साहब और सरदार लतीफ़ खान खोसा साहब। ऑफ कोर्स उन्होंने जो आर्गूमेंट्स दिए हैं वो किसी बेस पे ही होंगे। मैं तो आपको जनरल बता रहा हूँ कि ये तो एक सामने सामने की बात है ना, जो मैं कह रहा हूँ कि एक ये माजी में मिसालें मौजूद हैं। 21st अमेंडमेंट एक्ट 2015, उसमें 2 साल के लिए मिलिट्री कोर्ट की जो है वो मंजूरी दी गई कि उनमें सिविलियंस का जो है वो ट्रायल हो सकेगा। और फिर उस एक्ट को रावलपिंडी बार एसोसिएशन ने सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया। केस का टाइटल है रावलपिंडी बार एसोसिएशन वर्सेस फेडरेशन ऑफ पाकिस्तान, जो कि रिपोर्टेड जजमेंट है PLD 1995 सुप्रीम कोर्ट पेज 991। और सुप्रीम कोर्ट ने उस वक्त के हालात के मुताबिक जो मिलिट्री कोर्ट्स है उनमें सिविलियंस के ट्रायल को जस्टिफाइड करार दी। अच्छा, इसमें वो लोग तो नहीं है जो दहशतगर्दी करते पकड़े गए, या ये आम सिविलियंस थे इसके अंदर 2015 में जिसका आप जिक्र कर रहे हैं? कोई एनीथिंग यू कैन रिकॉल? दहशतगर्दी की लहर आई हुई थी, इसमें तो कोई शक नहीं है। जो जिस तरह मुल्क में दहशतगर्दी हो रही थी और ऑपरेशन जारी थे, जी ऑपरेशन जारी था, तो वो हालात ऐसे थे कि उन हालात के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट ने उसको जस्टिफाई करा दिया। वो हार्ड बैटल टेररिस्ट थे जो रियासत के ऊपर जिन्होंने गोलियां बरसाई थी। जी बिल्कुल। अच्छा ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आपकी अपनी क्या राय है सर? ये तो कानून आपने बयान कर दिया, आपके ख्याल से ये चलना चाहिए मिलिट्री कोर्ट्स? मेरी जाती राय अगर आप पूछेंगे तो बिल्कुल मैं इस हक में नहीं हूं कि सिविलियंस का ट्रायल जो है वो आर्मी कोर्ट्स में किया जाए। देखिए, हमारे मुल्क में हर तरह के कानून मौजूद हैं। हमारे मुल्क में दहशतगर्दों के लिए जो है कानून भी मौजूद है, एंटी टेररिस्ट एक्ट, और उसके लिए अदालतें भी मौजूद हैं। जो टेररिस्ट कोर्ट्स है, एंटी टेररिस्ट कोर्ट्स है, वो भी मौजूद है। इसमें नारकोटिक्स का कानून मौजूद है, उनके लिए अदालतें मौजूद हैं। FIA की जो जराइम है, हर तरह की अदालतें मौजूद हैं, हर तरह के जराइम के लिए कानून मौजूद हैं। जरूरत इस अमर की है कि अगर आप कोई मुकदमा दर्ज करते हैं, चाहे वो दहशतगर्दी का मुकदमा है, आप उसको ट्रायल में आप मुकदमा तो दर्ज कर देते हैं, फिर वहां पे आप उसकी इन्वेस्टिगेशन ठीक नहीं करते। फिर जब मुकदमे का चालान अदालत में जाता है, वहां पे प्रोसिक्यूटर उसको प्रॉपर्ली ट्रायल नहीं करते। आप अच्छे प्रोसिक्यूटर तैनात करें, या प्रोसिक्यूटर्स के होते हुए आप प्राइवेट वकील एंगेज करते हैं, आप अच्छे प्रोसिक्यूटर एंगेज करें। आप उन मुकदमात को दहशतगर्दी, मैं ये नहीं कहता हूं कि जो लोग दहशतगर्दी में मुलव्वस है उनका ट्रायल ना किया जाए। बिल्कुल, जो लोग मुलव्वस है 9 मई के वाकयात में जो मुलव्वस हैं उनका ट्रायल होना चाहिए, उनको करार वाकई सजा मिलनी चाहिए। लेकिन ये जो एक चीज है ना, देखिए हमारे पहले ही मुल्क के हालात ऐसे हैं कि हम एक दूसरे के इदारे के हुदूद में घुसकर अपनी इज्जत भी गंवा बैठते हैं। आप पार्लियामेंट को देखें, पार्लियामेंट अगर अदलिया पे तंज करती है या इस तरह की बातें करती है, वहां खड़े होके अगर वो तकरीर करते हैं तो अदलिया की जो है वो तज़ीक होती है। इसी तरह अदलिया अगर पार्लियामेंट के मामलात में मुदाखलत करती है तो अपनी इज्जत भी खो बैठती है। इसी तरह अब आप आर्मी को भी ना इन्वॉल्व करें कि अगर सिविलियंस का या जो सियासी लोग हैं उनका अगर आप आर्मी कोर्ट्स में ट्रायल करेंगे तो कल फिर वो जो इदारा है उस पर भी उंगलियां उठेंगे। हम नहीं चाहते। एक आर्मी ही है जो हमारे मुल्क के तहफ़्फ़ुज़ की ज़ामन है। मेरा मकसद हरगज़ ये नहीं है कि वो कोई दूसरी वजह है। दूसरा, एक आइन के तहत हर आदमी को फेयर ट्रायल का हक है, ड्यू प्रोसेस का हक है। तो आप जो आम कोर्स बनाई हुई है, दहशतगर्दी के मुकदमात है, दहशतगर्दी की कोर्स मौजूद है, आप उन अदालतों में उन लोगों का ट्रायल करें, अच्छे प्रोसिक्यूटर तैनात करें और उनको कानून के मुताबिक सजा दिलवाएं। सजाएं भी तो उन्हीं कानून के तहत है। तो मेरे जाती जो राय है वो ये है कि लेकिन सर इसके बरक्स कहा जाता है कि जो मिलिट्री कोर्ट्स हैं, जाहिर है वहाँ पे
इतने बचने के रास्ते नहीं दिए जाते हैं उन लोगों को जिनके गिर्द ज़ाहिर है घेरा तंग होता है, जिनको पकड़ा होता है, जिनका ट्रायल होना होता है। तो बहुत सारी ऑप्शंस यहाँ हैं या बहुत सारी कमियाँ हैं जो हमारे सिविल सारे सेक्टर के अंदर हैं, सिविल कोर्ट्स के अंदर हैं, आप जानते हैं। तो यहाँ पर उनके लिए एस्केप की ज़्यादा ऑप्शंस हैं नहीं। कोई चोर रास्ते ऐसे बंदों के लिए जिन्होंने रियासत की रिट को चैलेंज किया वो मिनिमम हैं। इस बारे में क्या आपका ओपिनियन है? सर, चोर रास्ते हम खुद प्रोवाइड करते हैं। देखिए, मैंने फिर वही बात की कि आप अब यहाँ पे जो प्रोसिक्यूटर्स होते हैं, जो आप दहशतगर्दी के कोर्ट में अपॉइंट करते हैं, जो गवर्नमेंट का इख्तियार है, गवर्नमेंट अपॉइंट करती है। आप अच्छे नामी गिरामी वकला जो फौजदारी में एक नाम मकाम रखते हैं, जो जानते हैं, आप उनको तैनात करें। आप जाके वो देखें कि इन्वेस्टिगेशन ठीक हो रही है, नहीं हो रही, कोई कमी पेशी है, उनको पूरा करें और उसके बाद एक प्रॉपर चालान जब अदालत पे दाखिल होता है तो उसके बाद उस मुकदमे का ट्रायल करें। ये खामियां, ये इस तरह की चीजें हम खुद प्रोवाइड करते हैं। हम उसको प्रॉपरली जो है परस्यू नहीं करते। आर्मी कोर्ट्स में ये है कि आपकी बात दुरुस्त है कि उसमें इस तरह के वो चीजें नहीं मिलती लोगों को स्केप करने के लिए, या प्रॉपरली वहां पे ट्रायल होता है, लेकिन उसमें बहुत ही ज्यादा सख्त ट्रायल होता है। जो आर्टिकल 10A है कॉन्स्टिट्यूशन का, जो एक फेयर ट्रायल का राइट देता है हर बंदे को, वो फिर उसकी वायलेशन है। फिर हम लोग ये कहते हैं कि एक ड्यू प्रोसेस नहीं हुआ, एक फेयर ट्रायल का राइट नहीं मिला आदमी को। और फिर दूसरा ये कि ये आजकल के जो हालात हैं और आजकल जो दहशतगर्दी के मुकदमात चल रहे हैं, उनमें ज्यादातर सियासी लोग मुलव्वस हैं। और अगर सियासी लोगों का ट्रायल आर्मी कोर्ट में शुरू हो गया तो फिर ये एक ऐसी चीज है कि ये यहाँ पे खत्म नहीं होगी, ये फिर आगे बढ़ती जाएगी। और हम नहीं चाहते और कि हमारे उस इदारे पे भी लोग उंगलियां उठाए कि वो कोई पर्सनल होके या किसी की फेवरिज्म करके इस तरह के मुकदमात के ट्रायल करते हैं। ठीक है, ठीक है, आप मेरे साथ रहिएगा। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। प्रोग्राम में गुफ्तगू का सिलसिला जारी है। शुएब शाहीन साहब, साबिक सदर इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार एसोसिएशन में ज्वाइन कर रहे हैं। वेलकम टू द शो शुएब साहब। सर, ये फरमाएं, 9 रुकनी बेंच का टूट जाना, उसके बाद 7 रुकनी बेंच की फॉर्मेशन हो जाना, 2 जज साहिबान ने माजरत कर लिया, आप जानते हैं। इस बेंच के टूटने में और 2 जज साहिबान की माजरत के बारे में मैं आपका ओपिनियन जानना चाहता हूँ, क्या कहेंगे? देखिए, बेहतर होता कि वो फैसला कर देते और वो बेंच का हिस्सा होते, उनका जो भी ओपिनियन होती वो लिख के करते। लेकिन उन्होंने बहरहाल ये फैसला किया उन दोनों जज साहबान ने कि चूंकि प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट अभी पेंडिंग है और उसका फैसला नहीं आया, जिसमें जस्टिस काजी फाइसा साहब ने स्पेशली अपना डिफरेंस ऑफ ओपिनियन दिया, इसलिए उन्होंने कहा कि मैं इस बेंच का हिस्सा नहीं बनना चाहता हूं। और वो अलग हुए और उन्हीं से सरदार तारिक मसूद साहब ने भी एग्री किया और उन्होंने कहा मैं भी बेंच में नहीं बैठना चाहता। तो फिर उसके बाद 7 रुकनी बेंच दोबारा बनाया गया। बेहतर होता कि वो सीनियर मोस्ट जजेस थे, वो शामिल होते तो उसका इम्पैक्ट ज्यादा बेहतर होता, लेकिन उससे फर्क कोई नहीं पड़ता। 7 रुकनी बेंच बैठा है, वो जो मेजॉरिटी यूनानिमस या मेजॉरिटी व्यू से जो फैसला आएगा उसकी रोशनी में आगे प्रोसीडिंग्स होंगी। और मेरा ख्याल है कि ये सुप्रीम कोर्ट की अब इस वक्त इंटेग्रिटी का सवाल भी है और सुप्रीम कोर्ट के सामने आइन के बुनियादी हुकूक के तहफ़्फ़ुज़ का सवाल भी है। क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने आइन के तहफ़्फ़ुज़ की कसम उठाई हुई है, इसलिए मैं समझता हूँ कि इस वक्त बड़ा ज़रूरी है कि लोगों को जिस तरह उठाया जा रहा है, लोगों के खिलाफ जिस तरह की प्रोसीडिंग्स हो रही हैं, ये ज़रूरी है कि इन केसेस का फैसला वक्त पे आए। ठीक है, ये बताएं, आज की जो समाअत है सर, आज जो भी जितनी भी हियरिंग हुई है, आप क्या ऑब्जर्वेशन आपके, आप मौजूद भी थे? नहीं, मेरा ख्याल है कि इसमें जरूर सुप्रीम कोर्ट को फैसला करना चाहिए और सुप्रीम कोर्ट पाबंद है, लोगों के हुकूक का तहफ़्फ़ुज़ की कसम उठाई हुई है और उन्होंने ही फैसला करना है कि क्या सिविलियंस का इस तरह ट्रायल दुरुस्त है, क्या इस तरह उनको उठाया जा सकता है, क्या इस तरह उनको उनके आईनी हुकूक मुअत्तल किए जा सकते हैं। ये बड़ा अहम सवाल है और मैं इसको पॉजिटिव तरीके से देख रहा हूँ। मेरा ख्याल है ये सुप्रीम कोर्ट अपनी जिम्मेदारी निभाएगी। अच्छा, ठीक है, आप मेरे साथ रहें ज़रा। मलिक साहब, सर ये फरमाएं कि अक्सर केसों में तो आप जानते हैं कि बहुत सारी मिसालें दी जाती हैं, मुख्तलिफ़ ममालिक की केसों में एग्जाम्पल्स कोट की जाती हैं, मुख्तलिफ़ केसेस की एग्जाम्पल्स कोट की जाती हैं इन आर लोकल केसेस।
ये मिलिट्री जो कोर्ट्स हैं इसके हवाले से इंटरनेशनल कम्युनिटी या इंटरनेशनल डायस्पोरा में एक ओवरऑल रिजेक्शन है, एक्सेप्टेंस को ख़ास नहीं है, स्टेटमेंट्स बहुत सारी आ चुकी हैं। इन द इंटरनेशनल लॉ या इन द इंटरनेशनल कोर्ट्स या किसी और मुल्क की अपनी कोर्ट्स के अंदर कितनी प्रैक्टिस है जो ऐसी अदालतों की होती है, उसके हवाले से कोई नवीदें, कोई मिसालें मौजूद हैं? अगर हैं तो क्या हैं? देखिए, नहीं, इंटरनेशनली कोई ऐसी खास मिसाल नहीं है कि वहाँ पे जो सिविलियंस हैं उनको उनका मिलिट्री ट्रायल किया जाए, और ये बात भी आज सुप्रीम कोर्ट में आर्गुमेंट्स के दौरान हुई। अच्छा। बल्कि वो पूरा पेश भी किया, सरदार लतीफ़ खान खोसा साहब हैं जो सीनियर एडवोकेट हैं, उन्होंने उसके हवाले से पूरा लॉज भी और बाकी चीजें भी पेश की कि इस तरह की पूरी दुनिया में मिसाल नहीं है, तो हमारे मुल्क में ऐसा क्यों हो रहा है। तो वो ये अभी देखें, अब ये सारा जो है वो सब जुडिस है सुप्रीम कोर्ट के सामने, वो क्या करती है। लेकिन जो इसकी हिस्ट्री है वो मैंने आपको पहले ही बयान कर दी है कि यहाँ पे पाकिस्तान में इस तरह की मिसालें मौजूद हैं, लेकिन इन स्पेशल सर्कमस्टांसेस में, और उस पे आगे सुप्रीम कोर्ट के डिसीजंस भी मौजूद हैं। ठीक है, ठीक है। शोएब साहब, सर ये फरमाएं कि आप ने जो दरख्वास्त दी थी आज एक, उसके ऊपर एक एतराज़ भी लगाया गया और ग़ालिबन कहा कि जी मिलिट्री कोर्ट की जो हेयरिंग है उसके हवाले से आप इसको रेलेवेंट रखें। वो क्या कंसर्न था बेंच का और बाकी क्या पॉइंट्स थे आपके उसमें? चीज है ना कि हमने एक तो मिलिट्री कोर्ट्स वाला क्वेश्चन रेज किया है और दूसरा हमने कहा है कि एक जुडिशियल कमीशन बनाया जाए जो 9 मई के वाकयात के बारे में ये तहकीकात करे कि एक्चुअली क्या हुआ, कौन लोग उसमें मुलव्विस थे, किस तरह की सिचुएशन हुई, क्योंकि ये तो वन साइडेड स्टोरी बयान की जा रही है, तो उसमें कुछ चीजें और भी हैं, इस वजह से कोर्ट ने उसमें डिस्कस किया। ठीक है। अच्छा, ये बताइए जो 7 रुकनी बेंच अभी बन गया है, मैं थोड़ी देर पहले ये बात पूछ रहा था मलिक साहब से भी कि आपको याद होगा कि अभी चंद ही हफ्ते पहले जो है ये सारा मामला 4-5 वाला, 3-4 वाला, 2-5 वाला फिर हुआ, ये बहुत सारी आवाज़ें गर्दिश करती रहीं। अब इस बेंच के बन जाने के बाद ज़ाहिर है हम अज्यूम ये करते हैं कि इसमें से ज़ाहिर कुछ की कुछ राय आएगी, कुछ की कुछ राय आएगी, और 2 जज साहबान ने से पहले माजरत कर ली। सो इस बेंच को मुतनाज़ बेंच करार दिए जाने के हवाले से क्या कहेंगे? कोई इम्कानात हैं? उस पर कोई एतराज नहीं उठा सकता। अच्छा। इसलिए कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला सुप्रीम कोर्ट का फैसला होता है और इसमें 7 रुकनी बेंच बैठा है, जो भी मेजॉरिटी व्यू होगा या मुतफिक का फैसला होगा वो हतमी होगा और उसके ऊपर फैसला हो चुका है। इसमें मेरा ख्याल है किसी किस्म को कोई एतराज नहीं। ठीक है। मलिक साहब, सर ये फरमाइएगा कि ज़ाहिर है ये तो एक आपकी मौजूदगी का फ़ायदा उठाते हैं, एक तो ये सारा मैटर जो सिविल कोर्ट वाला है और मिलिट्री कोर्ट वाला ये तो जारी है, लेकिन इस सब असना में इससे हट के ओवरऑल भी जो बार्स हैं उनका भी एक ओपिनियन, उनका एक नैरेटिव, उनकी एक फॉलोइंग, उनकी इसके हवाले से एक अपनी फॉर्मेशन होती है। ओवरऑल आपकी अपनी बार और जो दीगर आपके नॉलेज में है कोई बार्स, उनका इस सारे के हवाले से क्या कहना है, उनका क्या ओपिनियन है, क्या नैरेटिव है? देखिए, जो वकला कम्युनिटी है उसकी अक्सरियत जो है वो सिविलियंस का मिलिट्री कोर्ट्स में ट्रायल करने के हक में नहीं है। अच्छा। वो उनका यही व्यू है कि उसमें आर्टिकल 10A है जो कॉन्स्टिट्यूशन का, उसकी वायलेशन होती है। आपको जो फेयर ट्रायल का हक है वो नहीं मिलता, ड्यू प्रोसेस का जो हक है वो नहीं मिलता। और दूसरा जो सिविलियंस है, जो आर्मी एक्ट है 1952 और उसके तहत जो मिलिट्री कोर्ट्स हैं और जो मिलिट्री ऑफिशियल्स हैं, चाहे रिटायर्ड हैं चाहे हाजिर सर्विस है, ये उनके लिए जो है वो बनाई गई हैं। तो उनका ट्रायल होना चाहिए, कोर्ट मार्शल होता है, जो भी उनका प्रोसीजर है। लेकिन वो इस हक में 90% नहीं है। आप मेरे साथ रहें, मैं आपकी बात समझ गया हूँ। बार एसोसिएशन का जो कहना है, आप मेरे साथ रहें। इरफान कादिर साहब ज्वाइन कर रहे हैं, मुआविन खुसूसी हैं वज़ीर आज़म के भी। वेलकम टू द शो इरफान साहब। सर, आज की केस की समाअत के हवाले से मैं चाहता हूँ अपना काइंडली ओपिनियन शेयर कीजिए। हमारे साथ सदर भी इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार के नवीद मलिक साहब, वो कहते हैं जी ओवरऑल बार्स का जो है वो ख्याल, उनकी राय ये है कि मिलिट्री कोर्ट्स नहीं होनी चाहिए। योर ओपिनियन सर ऑन दिस, स्पेशली विज़ावी बार जो कहती हैं? पहली बात तो ये है कि मिलिट्री इंस्टॉलेशंस पे, मिलिट्री प्रेमिसेस में, मिलिट्री बिल्डिंग्स में और मिलिट्री के लोगों के साथ उनके कंटोनमेंट में अगर नारवा सलूक किया जाए, उनकी इमलाक को जलाया जाए, उनके डिसिप्लिन फोर्स के जो तनसीबात है वहाँ पे हुल्लड़बाजी मचाई जाए और मारा पीटा जाए, तो वो बिल्कुल आर्मी एक्ट के नीचे आता है। आर्मी एक्ट को बने हुए अब तकरीबन 71 साल हो गए हैं, 71 ईयर्स, और ये आज भी राइजुल वक्त कानून है। तो इसलिए कोई भी सिविलियन अगर वहाँ पे कुछ इस तरह करेगा
तो बिल्कुल उस पर आर्मी एक्ट का इतलाक होगा, और ऑलरेडी कोई 28-29 सिविलियन जो है माजी में कोर्ट मार्शल हो चुके हैं। तो इसलिए उस पर लॉ इज वेरी क्लियर। लेकिन इस पे आज की जो प्रोसीडिंग्स हैं उसमें जो जस्टिस फाइज ईसा चीफ जस्टिस डेजिग्नेट ने जो बात की है वो गौरतलब है और वो सही है। उन्होंने कहा है कि ये जो बेंच इन्होंने कॉन्स्टिट्यूट किया है ये उस कानून की वायलेशन है जो कि अभी पार्लियामान लेके आई है। और पहले तो इन्होंने उस कानून को कानून नहीं बना, अभी तो बन गया, कौन कहता नहीं बना? कहीं आज की बहस हुई है कि बात हुई है कि जी अभी नहीं, उसकी एक्सरसाइज ही नहीं शुरू हुई। वो हुआ ये था कि जब वो कानून नहीं बना हुआ था तो उस वक्त चीफ जस्टिस साहब ने अपनी मर्जी का बेंच बना के उसको मुअत्तल किया। करेक्ट। और मुअत्तल आप आइन में के तहत किसी कानून को नहीं कर सकते। कानून को सिर्फ स्ट्राइक डाउन कर सकते हैं अगर उसकी कोई स्पेसिफिक शिक़े आइन के खिलाफ हो। जस्टिस ईसा ने यही बात की कि अगर आप उसको स्ट्राइक डाउन करते हैं तो फिर ठीक है, आप उसको रख के बैठे हुए हैं और आप अपनी तरफ से उसको मुअत्तल करके बैठे हैं, आप तो मुअत्तल कर ही नहीं सकते। और उन्होंने जो पोजीशन स्टेट की उन्होंने कहा, क्योंकि उन्होंने भी वो उन 3 जजों में शामिल है जिन्होंने बेंचेस अब बनाने हैं, तो उन्होंने ये कह दिया कि ये बेंच इलीगल है और इसका जो भी फैसला अब आएगा वो भी इलीगल होगा। और उन्होंने कानून स्टेट के चीफ जस्टिस से यकीनन बेंच बनाया है, लेकिन उन्होंने इनफैक्ट बेंच बनाया है, इन लॉ नहीं बनाया। काजी फाइज ईसा का जो जुमला है, जो बात उन्होंने किया, वो उन्होंने बेजोरे बात की है। इन्होंने डिफेक्टो बेंच बनाया, तो डिफेक्टो बेंच जो है उसकी कोई हैसियत नहीं है और उसके ऊपर जितना भी इलीगल फाउंडेशन से जितना भी सुपर स्ट्रक्चर बनाया जाएगा वो सारे का सारा धर्म से गिर जाएगा, वो सब इलीगल होगा। सर ठीक है, मैं आपके बात फॉलो कर गया। इंटरनेशनल कोई लॉ, इंटरनेशनल मिसालें मिलिट्री कोर्ट्स के हवाले से आपके जहन में आई हूँ, जिक्र हुआ आज, सुना आज कोर्ट के अंदर उसका भी, क्या कहेंगे, कोई है आपके जहन में? सारी दुनिया में अगर आप मिलिट्री की इंस्टॉलेशंस के अंदर जाके करना, आप एयरपोर्ट ही ले लें, मिलिट्री तो दूर की बात है, आप एयरपोर्ट्स में कोई सिविलियन कुछ करके दिखाए ना, इस तरह गड़बड़ करे बाहर की दुनिया में, उसी वक्त पकड़ लेते हैं उसको और वो उसको वहीं पे वो उल्टा बिठा देते हैं और कहते हैं कि तुमने हाथ पीछे करो और हथकड़ियां लग जाती हैं 2 मिनट में। तो ये तो नहीं है कि उस वक्त वो उससे बड़ा वो प्यार से बात करेंगे उस वक्त। अच्छा, फिर इरफान साहब ये बताइए, अमेरिका में तो आपने कभी देखा है अमेरिका में ट्रैफिक वायलेशन? अमेरिका में जब ट्रैफिक वायलेशन होती है तो जिसने वायलेशन की तो ड्राइवर को कहते हैं तुम बाहर निकलो, मुंह दूसरी तरफ करो। ये अमेरिका में है। तो अमेरिका की अगर अफवाज के साथ उनकी फौजी किसी बात में चला जाए, आप सोच नहीं सकते कि वहाँ पे वो कितनी स्ट्रिक्टली वो अपना फौज का लॉ लागू करे। अच्छा सर, अब आप यू हैव ऑलवेज बीन वेरी वोकल सिंस लॉन्ग। मैं ये जानना चाहता हूँ आपसे, जितनी भी आज तक हमारी कॉन्वर्सेशन हुई, मैं रिकॉल करूँ तो सिविल कोर्ट्स में सुकम हैं, कानून में कोई मसले हैं, जो रास्ते अवेलेबल हैं, सिर्फ यही एक आपके ख्याल से रीज़न है? और अगर ये रीज़न है, इसको एड्रेस किए बगैर मिलिट्री कोर्ट्स की स्टैब्लिश या फाल दोबारा हो जाना और उसमें केस ले जाना और असल मसले को सॉर्ट आउट ना करना, यू थिंक इज द वायबल सोल्यूशन, इज द ओनली सोल्यूशन? एंड अदर थिंग सर, दूसरी चीज़ एक मुझे ऐड करने दे सर, दूसरी चीज़ मुझे जवाब दे रहे हैं ना आप एक सवाल का। अच्छा चलिए, दूसरा बाद में पूछे जी। ये जो आपका सवाल है ना, ये लीगली और मंतकी गलत है, क्योंकि ये सिविल कोर्ट का मामला नहीं है। ये सिविल कोर्ट आप कह रहे हैं, ये फौजदारी इन्होंने जुर्म किया है, क्रिमिनल एक्ट है। क्रिमिनल एक्ट का सिविल कोर्ट से कोई ताल्लुक नहीं है, लिहाजा क्रिमिनल एक्ट जो है, चलिए वो दहशतगर्दी की अदालतें मौजूद हैं सर, क्रिमिनल कोर्ट्स भी मौजूद हैं। हाँ, क्या फरमा रहे हैं? मैंने कहा दहशतगर्दी की भी अदालतें मौजूद हैं, क्रिमिनल कोर्ट्स भी मौजूद हैं। तो अगर दहशतगर्दी की अदालतें हैं तो वो स्पेशल कोर्ट्स हैं। इसी तरह फौज की कोर्ट मार्शल है, वो भी स्पेशल कोर्ट्स हैं। तो ये जो गिटमिट जो बातें हो रही हैं सुप्रीम कोर्ट में, ये सारी बिल्कुल यानी बेमानी सी हो रही हैं, जिसमें कहा जा रहा है कि जी आर्टिकल 9 वायलेट हो गया, आर्टिकल 10A वायलेट हो गया, आर्टिकल 25 वायलेट हो गया। अगर दहशतगर्दी के कानून सेपरेट बनाने से ये नहीं हुआ तो आर्मी एक्ट जो है वो बनाने से, सिविलियन पे अप्लाई करने से कैसे वायलेट हो गया? पाकिस्तान में मिशन पे अभी आपको बताया 29 सिविलियंस जो हैं अब तक, मेरा ख्याल है अराउंड 29, वो सजा हो चुके हैं कोर्ट मार्शल में, इसी तरह के मुख्तलिफ एक्ट्स में जिनका के ताल्लुक फौज से था। यानी वो खुद फौजी नहीं थे, खुद सिविलियन थे। उनकी सजाओं के बारे में कोई आप कोई रिकॉल कर सकते हैं कि क्या सजा हुई थी उनको? एनीथिंग? उनको सजा हुई थी कोर्ट मार्शल से, बस। अब एक एक चीज तो मुझे उस तरह से याद नहीं है। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन ये बताएं सर कि अगर ये हो जाता है फैसला इस बेंच की जानिब से और शुरू हो जाता है, केस का आगाज़ हो जाता है इन द मिलिट्री कोर्ट्स, तो आपकी ओवरऑल
एम्प्रीहेंशन में जानना चाहता हूँ वो क्या है, ये जो कुछ भी इन्होंने किया मिलिट्री इंस्टॉलेशंस के ऊपर, उसकी मैक्सिमम सज़ाएं क्या हैं? वहां पे मैक्सिमम डेथ पेनल्टी तक हो सकती है, सज़ाए मौत तक। जी जी, ठीक है, ठीक है, बहुत शुक्रिया जी। हमें ज्वाइन किया था इरफान कादिर साहब ने, मोमिन खसूसी हैं वज़ीर-ए-आज़म के। लास्ट क्वेश्चन टू यू मलिक साहब, ये फरमाए मलिक साहब कि जिस तरह कह रहे थे भी इरफान कादिर साहब और भी बहुत सारे वकला हैं जो उनके हम ख्याल हैं, उनका कहना ये है कि मिलिट्री इंस्टॉलेशंस के ऊपर हमला करना या उनकी शहदा की जो भी यादगारें हैं या जहाँ जहाँ भी आर्मी के हसास मकामात हैं या उनके कोर कमांडर हाउस है, जिस तरह अगर वहाँ पे कोई एक्ट करेगा, रिएक्ट करेगा तो उसका फ़ैसला मिलिट्री के कोर्ट्स के अंदर ही होगा। इस पॉइंट के हवाले से क्या कहेंगे अगर आप सुन पाए हो तो? तो देखिए, जो 9 मई के वाक़यात हैं, कोर कमांडर हाउस पे हमला, आर्मी हाउस पे हमला और इस तरह जो जिना हाउस है, मैं ये समझता हूँ कि कोई भी मुहिब्बे वतन पाकिस्तानी ये नहीं सोच सकता कि वो अपनी मुल्क के फौज के इस तरह जाके उन लोगों की इंसल्ट भी करेगा या वहाँ पे इस तरह की तबाही भी मचाएंगे। ये बिल्कुल इसको सख्ती से हर मौके पे, हर जगह पे हमने कंडेम किया है। अब जहां तक आप कह रहे हैं कि चूंकि उस जगह पे ये किया गया और लिहाजा इस वजह से इसको आर्मी कोर्ट में ट्रायल किया जाना चाहिए, तो मेरा नहीं ख्याल कि इस तरह का कोई लॉ मौजूद है। हमने देखे कानून के मुताबिक बात करनी है। अगर आर्मी एक्ट को भी अगर आप देखें तो आर्मी एक्ट की सेक्शन 2D है जिसमें ये कहा गया है, वो मतलब जो सेक्शन 2 है वो है पर्सन सब्जेक्ट टू द एक्ट, कि इस एक्ट के तहत कौन कौन से आते हैं। और बाकी लोगों को जो आर्मी ऑफिशियल्स हैं या रिटायर्ड हैं उनके साथ सेक्शन 2D है जिसमें कहा गया है कि वो भी सब्जेक्ट हो सकते हैं जिनको सेंट्रल गवर्नमेंट जो है, जो फेडरल गवर्नमेंट है, वो कानून साजी के जरिए से कहे। तो अगर आर्मी कोर्ट में ट्रायल करना है तो उसके लिए तो फिर आपको स्पेशल लेजिस्लेशन करनी पड़ेगी, जो पहले भी हुई और उसको फिर सुप्रीम कोर्ट ने जस्टिफाई भी किया और उसके बाद फिर वो आर्मी कोर्ट में आप ट्रायल कर सकते हैं। लेकिन इसको जनरली तौर पे हम ये चाहते हैं कि ये एक नया वो ना किया जाए पंडोरा बॉक्स, उनको ट्रायल किया जाए, उनको सजा दी जाए, उनको करार वाकई सजा दी जाए कि दोबारा किसी ऐसे शख्स की ये जुर्रत ना हो सके कि वो इस तरह अपने मुल्क के फौज के या इस तरह शुहदा की बेहुरमती करे जाके। लेकिन उनको जो अदालतें मौजूद है, देखिए ये भी स्पेशल कोर्ट है, दहशतगर्दी की कोर्ट मौजूद है, आप वहां पे इनको ट्रायल करें, वहां पे भी डेथ पेनल्टी तक सजा है, आप उनको सजाएं दिलवाएं, लेकिन आप लोगों को ये बातें करने का मौका न दें और किसी इदारे पे उंगली उठाने का मौका न। बिल्कुल ठीक है, बहुत शुक्रिया साहब, आपने अपने प्रोग्राम के लिए वक्त निकाला। नाजरीन, हालात हाज़िरा से आपको यूं ही आगाह रखेंगे। अब तक के लिए इतना ही, अपना ख्याल रखिए, अल्लाह हाफिज़।